इस साल की शुरुआत से ही यूनियन गवर्नमेंट ने इंडिया के पॉलिटिकल गलियारों में खूब सनसनी मचाई है और लीगल वर्ल्ड की दुनिया को भी हिलाकर रख दिया है। जहां 1 जुलाई से न्यू क्रिमिनल लॉज के आने से देश में अफरा तफरी मची हुई है, वहीं उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूल्स को 4 साल बाद नोटिफाई करते हुए इसे लागू कर दिया था। आपको याद दिला दे कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से उन नॉन मुस्लिम लोगों के लिए इंडिया की सिटीजनशिप प्राप्त करना आसान हो गया है जो एथनिक वायलेंस की वजह से अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से भागकर आ गए थे। पर इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लागू करने से एक अलग विरोध देश में देखने को मिला था और एक मामला वापस से देश में उठ गया कि भला यूनियन गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स को इसमें शामिल क्यों नहीं किया है, और स्पेशली रोहिंग्यास को, जो खुद भी वायलेंस की वजह से अपना देश छोड़कर इंडिया में इलीगली घुसाए थे। द रोहिंग्यास रेफ्यूजीज, मोस्ट ऑफ देम मुस्लिम्स, हैव फ्लेड एथनिक वायलेंस इन बुद्धिस्ट मेजॉरिटी म्यांमार एंड एंटर्ड इंडिया, बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज इलीगली। ये डिबेट यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी आ गई है और CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में कौन सा ऑर्डर दिया है आगे देखेंगे, पर उसके पहले समझ लेते हैं कि यूनियंस का रोहिंग्यास को लेकर क्या पॉइंट रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण लेकर पेश हुए थे, जो कि पिटिशनर प्रियाली सुर की ओर से मौजूद थे और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वे यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे टू रिलीज रोहिंग्या रेफ्यूजीज who have been illegally and arbitrarily detained in jails and detention centers across the country। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि रोहिंग्यास एक एथनिक माइनॉरिटी है और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशंस had termed it as the world's most persecuted ethnic minority। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूनियन से एक जवाब मांगा तो सबको शॉक करते हुए उल्टा यूनियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि रोहिंग्यास इंडिया में नहीं रह सकते हैं एंड दैट continuance of Rohingyas illegal migration to India and their stay in India, apart from it being absolutely illegal, is fraught with serious security ramifications। सिर्फ यही नहीं बल्कि PM नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात पर भी फोकस किया है कि इंडिया को खुद के सिटीजन को प्रायोरिटी देना काफी जरूरी है एंड दैट एज अ डेवलपिंग कंट्री दैट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड, इंडिया नीड्स टू प्रायोरिटाइज इट्स ओन सिटीजन्स। यूनियन गवर्नमेंट ने तो ये भी कह दिया था कि किसी भी कम्युनिटी को रेफ्यूजी टर्म करना सरकार के हाथ में है और ये काम जुडिशियल ऑर्डर से नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जब लोगों की नजर एक बार वापस से टॉप कोर्ट के सामने आ पहुंची कि भला वे इस मामले में क्या करेंगे, तो बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में CJI DY चंद्रचूड़ के सामने इस प्ली की सुनवाई हुई। इस मामले में एडवोकेट ने CJI के सामने हियरिंग शुरू होते ही स्टेट किया कि दिस कंसर्न्स inadequate medical facilities and other hardships they face। The plea also notes 2 deaths, a 1-week-old minor in Jammu and a Rohingya individual based in Delhi। We need to formally record these deaths as well। और जिसके बाद जाकर CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मामले में एक नोटिस इशू किया है। तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनली इस मामले की हियरिंग शुरू हो चुकी है और वे जल्दी ही इस सीरियस इशू पर एक फैसला लेते दिख सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जब होगी तब देखते हैं, पर एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर यूनियन गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में क्या कहा है। तो बात ऐसी है कि जस्टिस BR गवई और संदीप मेहता की बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस बात पर जोर दिया था कि यूनियन गवर्नमेंट इस मामले को डीले करने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे का कारण ये था कि पिछले साल ही अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यूनियन को इस मामले में रिप्लाई फाइल करने को बोला था, जो उन्होंने किया नहीं था, और जिसके बाद इस प्ली को लिस्ट करने से अग्री करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर दिया था। इसके बाद अपने रिप्लाई में यूनियन गवर्नमेंट ने सरेआम कह दिया कि रोहिंग्या माइग्रेंट्स डू नॉट पोजेस अ फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन इंडिया। द जुडिशरी शुड नॉट इंक्रोच अपॉन द लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी डोमेन्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव टू क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर ग्रांटिंग रेफ्यूजी स्टेटस टू सच इंडिविजुअल्स। कई जजमेंट्स को साइट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात पर रोशनी डाली है कि while a foreigner enjoys the right to life and liberty under Article 21 of the Constitution, the right to reside and settle in the country is exclusively reserved फॉर इंडियन सिटीजन्स। अब हमने आपको बताया भी था कि अपने प्ली में पिटिशनर प्रियाली सुर ने इस बात पर भी काफी जोर दिया था कि यूनाइटेड नेशंस तक ने रोहिंग्यास को मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी बताया है, पर इसके रेस्पेक्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने एक पलट जवाब देते हुए कहा कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज UNHCR रेफ्यूजी कार्ड्स व्हिच सम रोहिंग्या मुस्लिम्स हैव ऑब्टेन्ड टू क्लेम रेफ्यूजी स्टेटस। जिसके साथ यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात पर काफी फोकस किया कि इलीगल इमिग्रेशन की वजह से इंडिया का डेमोग्राफिक वैसे ही काफी ऑल्टर कर चुका है, और स्पेशली बांग्लादेश से आए लोगों की वजह से, जिसने कि असम और वेस्ट बंगाल का तो पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया है। उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि क्रेडिबल इंटेलिजेंस हैज बीन इंडिकेटिंग दैट मेनी रोहिंग्यास आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज सच एज ऑब्टेनिंग फेक फैब्रिकेटेड इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सबवर्सिव एक्टिविटीज अक्रॉस द इंडिया। दीज एक्टिविटीज आर सीन एज थ्रेट्स टू इंटरनल एंड नेशनल सिक्योरिटी। यूनियन गवर्नमेंट ने पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण की इस प्ली को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है, जिसमें ये
स्टेट किया गया था कि रोहिंग्याज हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्टेटलेसनेस सिंस 1980, प्राइमरीली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1982 सिटीजनशिप लॉ इनैक्टेड इन म्यांमार व्हिच इफेक्टिवली स्ट्रिप्ड देम ऑफ देयर सिटीजनशिप। ये कहते हुए कि वे अपने लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और ना कि बाकी लोगों को, और इस मामले में जुडिशरी भी कुछ नहीं कर सकती है। द यूनियन गवर्नमेंट स्टेटेड whether or not any class of persons is to be recognized as refugees is a pure policy decision. There cannot be any recognition of refugee status outside the legislative framework, and such a declaration of refugee status cannot be made by judicial order. Right to equality is not available to foreigners and illegal migrants. जिसके साथ ही अपने affidavit में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐड भी किया है कि the grant of any status quo immigration to a persons or a class of persons coming from a particular country is not just a national issue, but essentially an outcome of political decisions of the state in respect of maintaining its foreign relations with the state in question or with any other foreign nations. Such a decision is often a product of complex interplay of diverse factors such as social, economic, cultural, and often extra-legal or extrajudicial considerations. In light of the above, prayers in the nature of the present which seek to alter the existing regime are not maintainable. एक पॉइंट जिस पे यूनियन अपोजिशन को फटकारते हुए दिखी भी थी, ये था कि भला अपोजिशन इलीगल इमिग्रेंट्स को देश में क्यों रखना चाहते हैं। जब बात आई कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स वोट बैंक की तरह काम कर रहे हैं, तो यूनियन ने बहुत फटकार लगाई थी। और एक नजर डालते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी को फटकारते हुए क्या कहा है। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है। 30 सीटें पार करा दो, बंगाल में भाजपा सरकार बना दो, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, किसी को घुसपैठ हम नहीं करने देंगे। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, जो बंगाल से हिंदू, सिख, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, उनको नागरिकता मिलती है, आपको क्या तकलीफ हो रही? एक और घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आए हैं, उनको गुमराह कर रही हो। क्या ममता दीदी घुसपैठ बंद करेगी क्या? करेगी क्या? वो घुसपैठ बंद नहीं करेगी, क्योंकि वो घुसपैठ यही तो उनकी वोट बैंक है या नहीं है? तो घुसपैठ बंद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा सकती है। और इस न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।